Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ई-संजीवनी. हम जानेंगे ई-संजीवनी के बारे में. नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ इंडिया अचीव 8 करोड़ कंसल्टेशन. जो आपका नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है भारत का, उसने अचीव किया है 8 करोड़ कंसल्टेशन को. जानेंगे हम ई संजीवनी के बारे में. ई हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इट स्ट्राइव टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशन वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म. जो आपका ई हेल्थ इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ये प्रोवाइड कर रहा है एक अल्टरनेटिव कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशन के जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से. इट हैज गार्नेड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म. और इसने गार्नेट किया है जो डिस्टिंक्शन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के तौर पे. इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल. इसके 2 वर्टिकल है. कौन कौन से? फर्स्ट वर्टिकल स्ट्राइव टू ब्रिज द रूरल अर्बन डिजिटल हेल्थ डिवाइड बाय प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू आयुष्मान भारत स्कीम. पहला जो वर्टिकल है वो फोकस कर रहा है कि कम किया जाए जो रूरल अर्बन डिजिटल हेल्थ डिवाइड है, प्रोवाइड करके मदद आयुष्मान भारत स्कीम के माध्यम से. Second vertical is the e-Sanjeevani OPD which use technology via smartphone, tablet and laptop to get doctor consultation in the comfort of the house. और जो सेकंड वर्टिकल है आपका वो e-Sanjeevani OPD है जो कि उपयोग कर रहा है टेक्नोलॉजी का स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप की मदद से ताकि जो डॉक्टर का कंसल्टेशन हो सके कंफर्ट में उनके हाउस के. e-Sanjeevani is a part of Ayushman Bharat Digital Health Mission. More than 45,000 IDs have been generated via the e-Sanjeevani application. और e-Sanjeevani जो आपका वो पार्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का, और मोर देन 45,000 आईडी जो है इसको जनरेट किया गया है e-Sanjeevani एप्लीकेशन के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन एआई चैट जीपीटी. तो हम जानेंगे जो ओपन एआई चैट जीपीटी है इसके बारे में. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैटबॉट हैज क्रॉस 1 मिलियन यूजर इन लेस देन अ वीक. जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर चैटबॉट है ओपन एआई चैट जीपीटी, इसने गैन कर लिया है मोर देन 1 मिलियन यूजर्स को एक वीक के कम समय में ही. व्हाट इज ओपन एआई चैट जीपीटी? ये जो है आपका ओपन एआई चैट जीपीटी है क्या? OpenAI ChatGPT is a conventional chatbot which can talk back almost as another human being would. जो आपका OpenAI ChatGPT है ये एक कन्वर्सेशनल चैटबॉट है जो कि बात करता है जैसे कि अनदर ह्यूमन बीइंग करेंगे उसी के जैसे. GPT stand for Generative Pre-trained Transformer 3, a kind of computer language model that rely on deep learning technique to produce human-like text-based input. जो GPT है वो स्टैंड करता है Generative Pre-trained Transformer 3 के लिए. ये एक टाइप है कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल का जो कि डिपेंड करता है डीप लर्निंग टेक्निक के ऊपर ताकि वो प्रोड्यूस किया जा सके ह्यूमन के जैसे टेक्स्ट बेस्ड इनपुट को. Once a user sign up for ChatGPT, they can use this chatbot to have a conversation and this is expected to give reasonably intelligent answer in the form of an essay. और एक बार जब यूजर साइन अप करते हैं चैट जीपीटी के लिए तो उसके बाद जो चैटबॉट है उसके साथ कन्वर्सेशन हो सकता है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक रीजनेबली इंटेलिजेंस आंसर देते हैं ऐसे के फॉर्म पे. It is also neutral network. As a large network of computer can fine tune its output of word based on feedback. और ये जो है न्यूरल नेटवर्क है जो कि एक लार्ज नेटवर्क है कंप्यूटर का जो कि फाइन ट्यून करता है इसके आउटपुट को जो कि बेस्ड होता है फीडबैक के ऊपर. The chatbot can remember what the user said earlier in the conversation. और ये जो चैटबॉट है वो रिमेंबर कर लेता है जो यूजर ने पहले कहा था कन्वर्सेशन पे. इट ऑल्सो अलो यूजर टू फॉलो अप ऑन करेक्शन. और ये अलो करता है यूजर को कि वो फॉलो अप करे करेक्शन को. इसका एडवांटेज क्या होगा? सीन एज ए रिप्लेसमेंट फॉर बेसिक ईमेल, एसे, सीवी एक्सेट्रा. इसको देखा जा रहा है कि एक रिप्लेसमेंट हो सकता है बेसिक ईमेल, एसे, सीवी इन सब के लिए, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन है. तो क्या? कुड गिव इनकरेक्ट और नॉन सेंसिकल आंसर, की हो सकता है इनकरेक्ट या नॉन सेंसिकल आंसर दे. नॉट पावरफुल इन स्पेशलाइज कॉन्टेक्स्ट, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है स्पेशलाइज कॉन्टेक्स्ट के लिए. ओवर यूज ऑफ सर्टन फ्रेजेस ड्यू टू ट्रेनिंग बायस, कुछ जो है ओवर यूज होता है कुछ फ्रेजेस का ट्रेनिंग बायस होने के कारण. रेशियल एंड सेक्सिस्ट बायस रिफ्लेक्टेड, जो रेशियल या सेक्सिस्ट बायस है वो दिखता है. इनकेपेबल ऑफ राइटिंग फिक्शन, और ये इनकेपेबल है फिक्शन को लिखने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर फ्रॉम सी वेव्स. तो जो पावर जनरेट करने की बात कही गई है सी वेव से, इसके बारे में हम समझेंगे. रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास हैव इन्वेंटेड एन ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर OWEC दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव. तो किसने बनाया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो रिसर्चर है आपके IIT मद्रास के, उन्होंने इन्वेंट किया है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर को जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को सी वेव की मदद से. इसका मैकेनिज्म को हम समझते हैं. द डिवाइस इज कॉल्ड थिंडुरा 1. इट कंसिस्ट ऑफ a floating buoy, ice pair and an electric module. A vertical submerged floater absorbs water energy based on oscillating water column which is converted by a piston or linear generator into electricity.
ये जो डिवाइस है इसका नाम जो है सिंधुजा 1 रखा गया है। तो क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि अभी हाल ही में न्यूज में सिंधुजा 1 जो आया है ये किस चीज से रिलेटेड है। ये आपका ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है। ये कंसिस्ट करता है एक फ्लोटिंग जो को, एक स्पार और इलेक्ट्रिक मॉड्यूल को। जो वर्टिकली सबमर्ज फ्लोटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वेव के एनर्जी को जो कि वेव्स है ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम के ऊपर, और जो कन्वर्ट होता है पिस्टन के मदद से लीनियर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पे। ये कैसे बेनिफिट करेगा? इट कैन हेल्प इंडियाज कोस्टल स्टेट एंड आइलैंड सच एज लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार प्रोड्यूस 40 to 50 गीगावाट ऑफ वेव एनर्जी। ये मदद करेगा इंडिया के कोस्टल स्टेट या आइलैंड को, जैसे कि लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार को, कि वो प्रोड्यूस करे 40 से 50 गीगावाट वेव एनर्जी का। सी वाटर स्टोर टाइडल वेव एंड ओशियन थर्मल एनर्जी मेकिंग द हार्नेसिंग ऑफ 40 गीगावाट वेव एनर्जी पॉसिबल इन इंडिया। वो जो सी वाटर है ये स्टोर करता है टाइडल वेव और ओशियन थर्मल एनर्जी को, जो कि मदद करेगा इसको हार्नेस करने में 40 गीगावाट वेव एनर्जी को, जो कि पॉसिबल होगा भारत के लिए। The converter may help in India achieve the climate change related goal of generating 500 gigawatt of renewable energy by 2030। और ये जो कन्वर्टर है वो मदद करेगा भारत को अचीव करने में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड गोल को, जो इंडिया का टारगेट है जनरेट करने का 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 का, उसमें ये काफी हेल्प करेगा। अदर वेज टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम दी ओशियन, इसके अलावा जो तरीका है ताकि आप हार्नेस कर सके एनर्जी को ओशियन से, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटीईसी, ये बेस्ड है आपका टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, जैसे कि अभी इमेज पे आप देख पाएंगे। टाइडल एनर्जी कन्वर्जन, ऑफशोर विंड टर्बाइन एक्सेट्रा, इन सब पे ये आप देख सकते हैं। जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑसिलेशन वाटर कॉलम, ये कैसे काम करेगा। ये आपका टॉप में आप जनरेटर देख रहे हैं, ये एयर इन हुआ, इधर से एयर आउट हुआ, ये आपका टर्बाइन जो रोटेट करेगा। ये वेब क्रेज है, ये राइटिंग वाटर कॉलम है जिसके माध्यम से एयर ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। और नेक्स्ट जो आपका भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ये आप देख सकते हैं। ये वाटर सरफेस सी वाटर है, ये इवेपोरेट हुआ टरबाइन में गया, इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। ये कंडेंसर है, फ्रेश वाटर है, ड्रेन कैसे वाटर कर रहा है, तो ये पूरा इनका वर्किंग है, जिसको आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं इनके प्रिंसिपल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो हम जानेंगे प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती के बारे में। आईआईटी खड़गपुर के पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों ये न्यूज में आया है। तो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी बाय प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हु रिसेंटली रिसीव्ड द इन्फोसिस प्राइज along with his group is helping community health worker deliver healthcare support to last mile population। जो बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो था प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती का, जिनके कारण उनको अभी हाल ही में इन्फोसिस प्राइज मिला है। तो किनको मिला इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके ग्रुप के साथ उन्होंने मदद किया था कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का डिलीवर करने में हेल्थ केयर सपोर्ट को लास्ट माइल पॉपुलेशन के लिए। अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी फॉर रिमोट रिसोर्स कॉन्स्टेंट एरिया, जो अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी था रिमोट रिसोर्स कॉन्स्टेंट एरिया के लिए, जैसे कि आपका कोविरैप हो गया। कोविरैप न्यूक्लिक एसिड बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज डिटेक्शन। जो कोविरैप है आपका, ये न्यूक्लिक एसिड बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है इन्फेक्शियस डिजीज के डिटेक्शन के लिए। डायग्नोस्टिक विथ फिंगर प्रिक ब्लड ऑन पेपर स्ट्रिप फॉर ब्लड टेस्ट, डायग्नोस किया जाएगा फिंगर प्रिक ब्लड के माध्यम से, पेपर स्ट्रिप के माध्यम से ब्लड टेस्ट करके। लो कॉस्ट पोर्टेबल हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस फॉर अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ ओरल कैंसर, और एक कम बजट का पोर्टेबल हैंड हेल्ड इमेजिंग डिवाइस तैयार किया गया अर्ली स्क्रीनिंग के लिए ओरल कैंसर का। फोल्डेड पेपर किट फॉर इवेल्युएटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो फोल्डेड पेपर किट है इवेल्युएट करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। रीजन फ्री एनीमिया डिटेक्टर टेक्नोलॉजी, और एक रीजन फ्री एनीमिया डिटेक्टर टेक्नोलॉजी भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मॉलर एनिमल। हम जानेंगे स्मॉलर एनिमल के बारे में, ऐसा क्यों कहा गया है, फिर इकोसिस्टम से क्या रिलेशन इनका, सब कुछ समझेंगे। कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलेशन बिलीव दैट saving large animals such as tiger, polar bear, wolf or lions means saving an entire ecosystem. Researchers have shown that smaller carnivores like whales, skunks, foxes have equal or greater impact on the ecosystem they inhabit than larger species like wolves। जो कॉन्ट्ररी था, जो पहले हम लोग मानते थे, जो पॉपुलर बिलीफ था कि जो हम सेव करेंगे लार्जर एनिमल जैसे कि टाइगर, पोलर बियर, वुल्फ, लायन को, इसका मतलब है कि हम सेव करेंगे इंटायर इकोसिस्टम का। रिसर्चर ने शो किया है कि स्मॉल कार्निवोरस जैसे कि आपका विशल हो गया, स्कंक हो गया, फॉक्सेस हो गया, इनका भी इक्वल या ग्रेटर इंपैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर। ये जो है इनहेबिट करते हैं लार्जर स्पेसीज जैसे कि वुल्फ, उनके जैसा इनका भी इंपैक्ट है, यानी दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देना होगा। इकोसिस्टम होता क्या है, इसको हम समझते हैं। An ecosystem consists of all the organisms and the physical environment with which they interact. These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycle and energy flow. जो इकोसिस्टम होता है ये कंसिस्ट करता है सारे ऑर्गेनिज्म को फिजिकल इन्वायरमेंट का, जिससे कि वो इंटरेक्ट करते हैं। ये जो बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं ये लिंक होते हैं एक दूसरे से न्यूट्रिएंट साइकिल के मदद से और एनर्जी फ्लो के माध्यम से। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज एनिमल इन एन इकोसिस्टम, क्या महत्व है लार्ज एनिमल का इकोसिस्टम पे। तो लार्ज वाइड रोमिंग एनिमल्स स्पेशली कार्निवोरस प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी इकोसिस्टम सिंस दिस स्पीसीज ऑफन हैव लार्ज रेंज एंड मे सिट एट द टॉप ऑफ फूड चेन।
जो लार्ज वाइट रोमिंग मैमल्स होते हैं स्पेशली कार्निवोरस, ये प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करने में हेल्दी इकोसिस्टम को, क्योंकि ये जो स्पीसीज है वो लार्ज रेंज में होता है, ये टॉप में होते हैं फूड चेन के। ये जो है पॉपुलेशन को दूसरे एनिमल का चेक करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लांट के स्पीसीज को। इस कारण ये मदद करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे और प्रोटेक्ट करने में वाटर बॉडीज को। हाउ आर इवन स्मॉल एनिमल इंपॉर्टेंट इन एन इकोसिस्टम, फिर कैसे जो आपका स्मॉल एनिमल है ये भी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फूड चेन एंड फूड वेब। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजर आर मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है ये भी प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट फूड चेन और फूड वेब में, जैसे कि आपका डिकम्पोजर हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। ये ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन ये मदद करता है डिकम्पोज करने में डेड और डिकेइंग चीज को। The extinction of one organism can lead to another one related to former foliage survival। और जो एक्सटिंक्शन है एक ऑर्गेनिज्म का, इसके कारण क्या होगा, दूसरा पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा उसके सर्वाइवल पे। Ecosystem indicator compare with large species, small carnivores have shorter lives and use smaller area. This allow them to respond quickly to even minor fluctuation in temperature, habitat change and food availability। और अगर हम इकोसिस्टम इंडिकेटर की बात करें तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे लार्जर स्पीशीज से, तो जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं उनका शॉर्टर लाइफ होता है, वो कम एरियाज लेते हैं। ये अलाउ करता है कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं अगर माइनर फ्लक्चुएशन भी होता है टेम्परेचर, हैबिटेट चेंज या फूड अवेलेबिलिटी पे। तो United Nations Biodiversity Conference COP15 opened in Montreal with an aim to create new global framework for transforming humanity relationship with nature। और जो आपका अभी हाल ही में हुआ था यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मॉन्ट्रियल पे, इसका मकसद था कि क्रिएट किया जाए एक न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ह्यूमैनिटी रिलेशनशिप को नेचर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन। तो हम जानेंगे स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क के बारे में। इसरो साइन मूव विद सोशल अल्फा टू एस्टैब्लिश स्पिन। इसरो ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को किसके साथ, सोशल अल्फा के साथ, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क को। व्हाट इज स्पिन, स्पिन है क्या, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर द ब्लूमिंग स्पेस इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा इनोवेशन, क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट के लिए, ब्लूमिंग स्पेस और इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के लिए। इट इज अ वन ऑफ काइंड पीपीपी फॉर स्टार्टअप एंड एसएमई इन दी स्पेस इंडस्ट्री। और ये एक टाइप होगा पीपीपी स्टार्टअप के लिए और एसएमई स्पेस इंडस्ट्री के लिए। प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर टू कंट्रीब्यूट एंड कोलैबोरेट। ये मदद करेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा सारे स्टेक होल्डर के लिए ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके और कोलैबोरेट कर सके। Also, the first Spin Innovation Challenge was launched to develop solutions in areas like urbanization, mapping, natural resource management, etc. Selected startup can access ISRO and social alpha infrastructure and resources। और जो आपका फर्स्ट स्पिन इनोवेशन चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया है ताकि डेवलप किया जा सके सोल्यूशन को वैसे एरिया के लिए जैसे कि अर्बनाइजेशन, मैपिंग, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब के लिए। और जो सिलेक्टेड स्टार्टअप होंगे वो एक्सेस कर पाएंगे इसरो और सोशल अल्फा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेन फॉग आफ्टर कोविड-19। तो जो ब्रेन फॉग है कोविड-19 के बाद, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर ब्रेन फॉग होता क्या इसको भी समझेंगे। तो जो नया स्टडी है जो चेंज हुआ है जीन के एक्टिविटी पर ब्रेन के पीपल का सीवियर कोविड-19 के बाद, इसमें देखा गया है कि सिमिलर जैसा ओल्ड एज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है वैसे ही ब्रेन फॉग के दौरान होता है। ये ब्रेन फॉग है क्या, तो ब्रेन फॉग को कैरेक्टराइज किया गया है जिसमें कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस और फोकस की कमी होती है, मेंटल क्लैरिटी नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है, जो ओल्ड एज, ओवरवर्किंग, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, जो बहुत ज्यादा हम समय कंप्यूटर में बिताता है, ये सब कुछ देखा गया है। व्हाट हैव बीन द रीजन साइटेड, क्या रीजन साइट किया गया इसके पीछे, ब्रेन फॉग के पीछे। तो जो रिसर्चर है उनका मानना है जीन्स जो कि लिंक्ड है इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस के लिए वो एक्सप्रेस हो जा रहा है ब्रेन में पीपल के सीवियर कोविड-19 के बाद से। और कन्वर्सली जीन्स जो कि कॉग्निशन और फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन करते हैं ब्रेन और सेल्स के बीच में, वो लेस एक्टिव हो जाता है जिस कारण वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। ये आप देख सकते हैं, समझाया गया यहाँ पे। ब्रेन फॉग, मेंटल कॉलोजनेस, जिसको कि हम फेवरो फॉग, मेंटल फॉग, फॉगिनेस भी कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम होता है, ब्रेन जो है वो स्टॉप कर जाता है कुछ समय के लिए, डिफिकल्टी होता है डायरेक्शन को फॉलो कर पाने में, लर्निंग करने में, कुछ नए चीज को फोकस करने में। हम फॉरगेट कर जाते हैं आसानी से कोई भी बात को, डिफिकल्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत जल्दी जो है हम लॉस्ट करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम इसमें। GRI सेल्फ रिपोर्टिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अप्रूव। तो जो GRI सेल्फ रिपोर्टिंग है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का, उसको अप्रूव कर दिया गया। तो हम जानेंगे इसके बारे में। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है एक्सपोजर ड्राफ्ट को, जो कि रिवाइज करता है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI बायोडाइवर्सिटी स्टैंडर्ड को। अब ये अलो करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सेल्फ रिपोर्ट करे मेजर इम्पैक्ट को बायोडाइवर्सिटी और इसके मैनेजमेंट को लेके।
GRI है क्या? GRI is an independent global entities that help business take responsibility for their impact on biodiversity. जो GRI है आपका ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड, ये आपका एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल इंटाइटी है जो कि मदद करता है बिजनेसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने इम्पैक्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी का। GRI स्टैंडर्ड जिसको कि लास्ट रिवाइज किया गया था 2006 में, इसको डिजाइन किया गया है ताकि यूज किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट करने के लिए जो इम्पैक्ट हो रहा है इसका इकोनॉमी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये वैरायटी या वेरिएबिलिटी है जो लाइफ है अर्थ पे उसका। बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेजर करता है वेरिएशन को जेनेटिक, स्पेसिफिक और इकोसिस्टम लेवल पे, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.